अमावस की रात में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां इंसान को अकेले नहीं जाना चाहिए, लेकिन रजतपुर गांव में लोग उस रात घर से बाहर निकलने से भी डरते थे, क्योंकि हर अमावस की रात गांव की गलियों में एक लाठी की आवाज गूंजती थी, ठक ठक ठक। और जिस घर के दरवाजे पर वो आवाज रुक जाती, अगली सुबह वहां मातम होता था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस खौफनाक सिलसिले के पीछे कौन था। और उस अमावस की रात एक ऐसी लड़की की जिंदगी बदलने वाली थी जिसे अंदाजा भी नहीं था कि मौत खुद उसके घर में उसका इंतजार कर रही है। तो आखिर कौन थी वो काली साड़ी वाली औरत, और क्यों हर अमावस को रजतपुर में उसकी लाठी की आवाज सुनाई देती थी? जानने के लिए सुनिए पूरी कहानी। अक्सर ग्रामीण इलाकों में भूत प्रेत और आत्माओं से जुड़ी कहानियां पीढ़ियों से चली आती हैं। लोग उन्हें अफवाह कहते हैं, अंधविश्वास कहते हैं और फिर हंसकर भूल जाते हैं। लेकिन हर कहानी झूठ नहीं होती। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके पीछे एक ऐसा सच छिपा होता है जिसे जानने के बाद इंसान पूरी जिंदगी अंधेरे में अकेले जाने से डरता है। यह कहानी है रजतपुर की। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां शाम ढलते ही लोग अपने घरों में कैद हो जाते थे। उस रात अमावस थी। रात के करीब 10 बजे होंगे। आसमान में चांद का नामो निशान तक नहीं था। चारों तरफ घना अंधेरा था और पहाड़ों से आती ठंडी हवा गांव की सुनसान गलियों से गुजर रही थी। लेकिन उस रात गांव की खामोशी कुछ ज्यादा ही अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव सांस रोककर किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। तभी ठक, कुछ पल की खामोशी, फिर ठक, लाठी के जमीन से टकराने की आवाज धीरे धीरे गांव की गली में आगे बढ़ रही थी। ठक। उस सुनसान रात में वह आवाज इतनी साफ सुनाई दे रही थी कि बंद घरों के अंदर बैठे लोगों के दिल तक कांप उठे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, लाठी की आवाज के साथ किसी के चलने की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। तभी अचानक गली के अंधेरे से एक आदमी पूरी ताकत से दौड़ता हुआ दिखाई दिया। उसकी सांसें बुरी तरह फूल रही थीं। चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक वह एक कच्चे मकान के दरवाजे तक पहुंचा। उसने दरवाजा जोर से खोला और अंदर घुसते ही दरवाजा बंद करके कुंडी चढ़ा दी। वह कुछ सेकंड तक दरवाजे से पीठ टिकाकर खड़ा रहा। उसकी सांसें तेज थीं। हाँ हाँ हाँ। फिर वह धीरे धीरे दीवार का सहारा लेकर नीचे बैठ गया। उसकी आंखें अब भी दरवाजे पर टिकी थीं। बाहर फिर वही आवाज आई, ठक। कुछ सेकंड की खामोशी, ठक ठक। आदमी की आंखों में डर और गहरा गया। उसने कांपते हुए अपने होठों से सिर्फ एक बात कही, वो यहां तक आ गई। और उसी पल दरवाजे के ठीक बाहर किसी के रुकने की आवाज आई। फिर एक धीमी बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी, दरवाजा खोल, मुझे पता है तू अंदर है। आदमी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि वह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। आदमी अभी भी दीवार से लगा खड़ा था। उसके पूरे शरीर में डर की कंपी साफ दिखाई दे रही थी। सामने खड़े घर के बुजुर्ग ने घबराकर पूछा, मैंने कहा था ना, अंधेरा होने से पहले लौट आना, और अगर देर हो जाए तो वहीं रुक जाना। आदमी ने कांपती आवाज में जवाब दिया, अगर थोड़ी सी भी देर और हो जाती ना, तो वो मुझे भी अपने साथ ले जाती। बुजुर्ग की आंखों में डर उतर आया। क्या हुआ था रास्ते में? आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, मेरी बस खराब हो गई थी। बस वाले ने मुझे रात में गांव के स्टैंड पर उतार दिया। अब उस वक्त मैं कहां जाता? पूरा गांव सुनसान था। वह कुछ पल के लिए चुप हुआ, फिर धीमी आवाज में बोला, और आज तो अमावस है, वो आज की रात पूरे गांव में घूमती है। बुजुर्ग ने तुरंत उसकी बात काट दी, चुप, उसका नाम मत लेना। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। आदमी ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, भगवान की दया है, मैं सही सलामत घर पहुंच गया। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि ठक। दोनों की नजरें एक साथ दरवाजे की तरफ उठ गईं। फिर आवाज, इस बार लाठी की आवाज बिल्कुल उनके घर के बाहर से आ रही थी। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। आदमी की सांस जैसे गले में अटक गई। बुजुर्ग ने धीरे से फुसफुसाकर पूछा, तुमने घर के बाहर ठीक से पूजा तो की थी ना? आदमी ने घबराकर सिर हिलाया। हाँ। बुजुर्ग ने फिर पूछा, स्वस्तिक बनाया था?
आदमी ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, बिल्कुल ठीक से बनाया था। कुछ पल तक बाहर पूरी खामोशी रही। फिर थक एक अकेली लाठी की आवाज, लेकिन इस बार आवाज दरवाजे के बाहर से नहीं आई थी, वह घर के अंदर से आई थी। दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। बुजुर्ग ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसकी नजर कमरे के उस कोने पर जाकर रुक गई जहां अंधेरे में एक लाठी दीवार के सहारे खड़ी थी। वही लाठी जिसकी आवाज कुछ देर से वे बाहर सुन रहे थे। मदन अभी दरवाजे की तरफ देख ही रहा था कि पीछे से मीरा की डरी हुई आवाज आई। पूजा, लेकिन घर में तो सूतक लगी है ना? मदन धीरे से उसकी तरफ मुड़ा। मीरा ने कांपती आवाज में कहा, पिछले हफ्ते ही तो ताऊ जी का देहांत हुआ है। 40 दिन तक इस घर में कोई पूजा नहीं कर सकते। यह सुनते ही मदन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अचानक याद आया, घर के बाहर बनाया गया स्वस्तिक। अगर घर में पूजा हो ही नहीं सकती थी तो फिर वह स्वस्तिक किसने बनाया था? मदन कुछ बोल पाता उससे पहले ठक 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 दरवाजे पर फिर वही आवाज हुई। इस बार आवाज इतनी जोर से आई कि पूरा दरवाजा कांप उठा। मीरा ने डर कर मदन का हाथ पकड़ लिया। दोनों की नजरें दरवाजे पर जम गईं। फिर बाहर से एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। मदन की सांस रुक गई, क्योंकि बाहर से उसे उसी के नाम से पुकारा गया था, लेकिन आवाज उसके ताऊ जी की थी। अगली सुबह जब गांव वालों ने मदन के घर के बाहर कदम रखा तो वहां का नजारा देखकर हर किसी के होश उड़ गए। दरवाजे के ठीक सामने एक काले कपड़े पर नींबू, मिर्च, राई और सिंदूर रखा हुआ था। सामान के बीच एक अजीब सा निशान बना हुआ था और उस पर लाल रंग की बूंदें टपक रही थीं। पहली नजर में लोगों को लगा कि शायद वह सिंदूर है, लेकिन पास जाकर देखने पर उनमें से एक बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, यह सिंदूर नहीं है। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। वह धीरे से पीछे हटते हुए बोला, यह खून है। इतना सुनते ही वहां खड़े लोगों में अफरा तफरी मच गई। गांव वालों को उस टोटके को देखते ही अंदाजा हो गया कि रात में कुछ बहुत भयानक हुआ है। कई लोग मदन को आवाज लगाने लगे, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार कुछ लोगों ने मिलकर दरवाजा तोड़ दिया। धड़ाम! दरवाजा खुलते ही कमरे के अंदर से एक अजीब सी ठंडी हवा बाहर आई और फिर सबकी नजर फर्श पर पड़ी। मदन और उसकी पत्नी मीरा दोनों फर्श पर मृत पड़े थे। उनके शरीर बिल्कुल अकड़े हुए थे। आंखें पूरी तरह ऊपर की तरफ पलटी हुई थीं और चेहरे पर ऐसा डर जमा हुआ था जैसे मरने से ठीक पहले उन्होंने अपने सामने कुछ ऐसा देखा हो जिसे देखकर इंसान की आखिरी सांस भी डर के मारे रुक जाए। लेकिन सबसे खौफनाक बात, मदन की उंगलियां अब भी दरवाजे की तरफ उठी हुई थीं, जैसे मरने से पहले वह किसी को बाहर जाने से रोकना चाह रहा हो। और उसी समय घर के अंदर से फिर वही आवाज सुनाई दी, ठक ठक ठक। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि मदन और मीरा दोनों मर चुके थे। फिर घर के अंदर लाठी कौन बजा रहा था? मदन और मीरा की लाशें देखकर गांव वालों की चीख निकल गई। मीरा की आंखें पूरी तरह ऊपर की तरफ पलट चुकी थीं। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था और उसकी जीभ नीली होकर मुंह से बाहर लटक रही थी। उस रात के बाद रजतपुर में उस अनजान डायन का खौफ पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। लोगों का मानना था कि वह सिर्फ अमावस की रात गांव में घूमती है और जिस घर के बाहर उसे कोई निशान दिखाई नहीं देता, वह उस घर को अपना अगला निशाना बना लेती है। उस घटना के बाद रजतपुर में एक अजीब रस्म शुरू हो गई। घर में सूतक हो, कोई बीमार हो या घर में कोई अनहोनी हुई हो, फिर भी अमावस की रात घर के बाहर पूजा करना और स्वस्तिक का निशान बनाना जरूरी माना जाने लगा। कहते थे, जिस घर के बाहर स्वस्तिक नहीं होता उस घर पर वह टोटका कर देती है, और उसका टोटका सिर्फ डराने के लिए नहीं होता था। उस टोटके के बाद उस घर में कोई जिंदा नहीं बचता था। 20 साल बाद समय बीत चुका था। मदन की मौत को पूरे 20 साल हो चुके थे, लेकिन रजतपुर के लोगों ने उस रात को कभी नहीं भुलाया। अमावस की शाम गांव के लगभग हर घर के बाहर दीपक जल रहे थे। औरतें दरवाजे पर पूजा कर रही थीं। बच्चों को घर से बाहर निकलने की सख्त मनाही थी। एक छोटा बच्चा
अपनी मामी को पूजा करते हुए काफी देर से देख रहा था। आखिर उसने मासूमियत से पूछा, मामी, आज सब लोग अपने घर के बाहर पूजा क्यों कर रहे हैं? कोई त्योहार है क्या आज? मामी के हाथ अचानक रुक गए। उसने धीरे से बच्चे की तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, त्योहार नहीं बेटा। कुछ पल के लिए वह चुप रही, फिर बोली, आज अमावस है। बच्चे ने हैरानी से पूछा, तो अमावस में ऐसा क्या होता है? मामी ने आसपास देखा, जैसे उसे डर हो कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। फिर वह बच्चे के करीब आई और फुसफुसाकर बोली, अमावस की रात इस गांव में एक डायन भटकती है। बच्चे के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। मामी ने आगे कहा, और अगर किसी घर के बाहर पूजा करके स्वस्तिक का निशान ना बनाया जाए। वह अचानक रुक गई। बच्चे ने डरते हुए पूछा, तो क्या होगा? मामी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो वो उस घर पर टोटका कर देती है। बच्चा धीरे से बोला, और उसके टोटके से? मामी की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने जवाब दिया, उसका टोटका उस घर को बर्बाद कर देता है। उसी वक्त घर के बाहर रखा दीपक अचानक बुझ गया। फू! मामी का चेहरा सफेद पड़ गया और अंधेरे में बहुत दूर से एक आवाज सुनाई दी, ठक, फिर ठक ठक। मामी ने बच्चे का हाथ कसकर पकड़ लिया, क्योंकि वह आवाज ठीक वही थी जिसे रजतपुर के लोग 20 साल से भूलना चाहते थे। मामी की आवाज और भी धीमी हो गई। लोग कहते हैं वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। बच्चा डरकर उसकी तरफ देखने लगा। मामी ने फिर वह कहानी सुनानी शुरू की जो पिछले 30 सालों से रजतपुर के हर घर में फुसफुसाकर सुनाई जाती थी। कहते हैं लगभग 30 साल पहले इसी गांव में एक औरत रहती थी। उसका एक जवान बेटा था। वह लड़का अचानक एक दिन मर गया। उस बेटे की मौत ने उस औरत को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। वह दिन रात अपने बेटे की लाश के पास बैठकर रोती रहती थी। लोग उसे समझाते समझाते थक गए, लेकिन मां का दिल अपने बेटे की मौत को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे उसका दुख पागलपन में बदल गया और फिर एक दिन उसने अपने बेटे को वापस जिंदा करने का फैसला कर लिया। इसके लिए उसने गांव से दूर रहने वाले एक तांत्रिक से डायन तंत्र सीखना शुरू किया। कई दिनों तक वह रात के अंधेरे में जंगल जाती रही। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की नहीं सुनती थी। फिर शुरू हुआ अमावस की रात का सिलसिला। वह गांव के अलग अलग घरों के बाहर चुपचाप टोटका करके चली जाती। नींबू, मिर्च, राई, सिंदूर और कुछ ऐसी चीजें जिन्हें देखकर गांव वाले भी कांप उठते थे। जिस घर के बाहर वह टोटका रखती, अगली सुबह उस घर में एक भी इंसान जिंदा नहीं मिलता। धीरे धीरे पूरे गांव में उसका खौफ फैल गया। लोगों का मानना था कि वह उन परिवारों के लोगों की बलि देकर अपने बेटे को वापस जिंदा करना चाहती थी। आखिरकार एक रात गांव वालों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वह गांव के चौराहे पर खड़ी थी और उसके हाथ में वही पुरानी लाठी थी। गांव वालों का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि किसी ने उसकी बात सुनने तक की कोशिश नहीं की। उन्होंने उसे घेर लिया और उसी चौराहे पर उसे मार डाला। लेकिन मरते वक्त उस औरत ने जो आखिरी बात कही थी, वही बात आज भी रजतपुर के लोगों के दिल में डर बनकर जिंदा है। उसने कांपती हुई आवाज में कहा था, तुमने मुझे मार दिया। वह कुछ पल रुकी, फिर उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं। लेकिन मेरा बेटा अभी जिंदा नहीं हुआ है। और फिर उसने अपनी लाठी जमीन पर जोर से मारी। धक! संगीत अचानक बंद। मामी ने कहानी सुनाते सुनाते बच्चे की तरफ देखा। बच्चा बिल्कुल शांत था। फिर उसने डरते हुए पूछा, मामी, अगर वो औरत मर गई थी? मामी ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, यही तो राज है बेटा। उसकी नजर धीरे धीरे घर के बाहर की तरफ चली गई, क्योंकि अगले ही साल से अमावस की रात गांव में फिर वही लाठी सुनाई देने लगी थी। थक थक थक। मामी की आवाज कांपने लगी और हर बार जिस घर के बाहर वो लाठी रुकती थी, वह अचानक चुप हो गई। बच्चे ने धीरे से पूछा, उस घर में क्या होता था? मामी ने उसकी तरफ देखा और फुसफुसाकर बोली, सुबह वहां कोई जिंदा नहीं मिलता था। कहते हैं उस औरत की मौत के बाद भी उसकी आत्मा गांव से गई नहीं। हर अमावस की रात जब पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता, तब उसकी लाठी की थक थक फिर सुनाई देती।
ठक ठक, और उसके बाद किसी न किसी घर के बाहर वही रहस्यमयी टोटका मिला करता। गांव वालों ने कई बार उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने गांव के एक बहुत बड़े सिद्ध पंडित जी से मदद मांगी। पंडित जी ने कई दिनों तक पूजा पाठ और गणना करने के बाद गांव वालों को एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, हर अमावस की रात अपने घर के बाहर विधि विधान से पूजा करना और दरवाजे के सामने स्वस्तिक का चिन्ह जरूर बनाना। पंडित जी के मुताबिक उस स्वस्तिक की सकारात्मक शक्ति के कारण वह आत्मा घर के बाहर कोई टोटका नहीं कर पाएगी। तभी से रजतपुर में यह नियम बन गया, हर अमावस हर घर के बाहर पूजा और स्वस्तिक। मामी की बात सुनकर बच्चा अचानक हंस पड़ा, हल्की हंसी। क्या मामी, आप भी आज के जमाने में इन अंधविश्वासों पर विश्वास करती हो? मामी ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसने शांत आवाज में कहा, तुम शहर में रहते हो बेटा? फिर वह थोड़ी देर चुप रही। इसीलिए इन बातों पर यकीन करना तुम्हारे लिए मुश्किल है। बच्चा कुछ बोलने ही वाला था कि मामी ने उसकी बात रोक दी, लेकिन उसकी आवाज अचानक धीमी हो गई। हर अमावस की रात उसकी लाठी आज भी सुनाई देती है। बच्चे की हंसी वहीं रुक गई। मामी ने धीरे से दरवाजे की तरफ देखा और गांव में आज तक किसी ने यह पता नहीं लगाया। वह फुसफुसाई कि लाठी लेकर रात में घूमता कौन है। कुछ पल के लिए पूरा घर शांत हो गया। फिर बाहर से हवा का एक तेज झोंका आया। दरवाजे पर बना स्वस्तिक हल्का सा धुंधला दिखाई देने लगा। मामी की नजर उस पर पड़ी। उसका चेहरा अचानक बदल गया, क्योंकि स्वस्तिक के ठीक बीच में एक छोटी सी काली लकीर दिखाई दे रही थी। और उसी समय घर के बाहर से आवाज आई, थक। मामी ने बच्चे का हाथ कसकर पकड़ लिया। फिर थक थक। लाठी की आवाज अब पहले से ज्यादा करीब थी। मामी ने कांपते हुए फुसफुसाया, दरवाजे के पास मत जाना। बच्चे ने पूछा, क्यों? मामी ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि अगर वो सिर्फ लाठी बजा रही है। वह कुछ पल रुकी, तो इसका मतलब है वो अभी घर के बाहर है। बाहर अचानक किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, लेकिन उन कदमों के साथ घिसटती हुई लाठी की आवाज भी आ रही थी, ठक ठक ठक। और इस बार आवाज सीधे उनके दरवाजे के सामने आकर रुक गई। मामी की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि बाहर से फिर वही आवाज सुनाई दी, ठक ठक ठक। रजतपुर के हर घर में उस आवाज को पहचानने वाले लोग जानते थे। अमावस की रात शुरू हो चुकी थी। सावित्री ने घबराकर बाहर देखा और बोली, मैं अभी पूजा करने ही जा रही हूं, अंधेरा होने वाला है। वह पूजा की थाली तैयार करने लगी। दीपक, सिंदूर, नींबू और स्वस्तिक बनाने के लिए चावल, सब कुछ तैयार था। लेकिन जैसे ही सावित्री पूजा का सामान लेकर बाहर जाने लगी, अचानक ऊपर की मंजिल से आ तेज चीख, एक जोरदार आवाज आई। सब लोग घबराकर सीढ़ियों की तरफ दौड़े। सीढ़ियों के नीचे महेश पड़ा था। उसका शरीर सीढ़ियों से गिरने के कारण बुरी तरह घायल हो चुका था। उसके माथे पर गहरी चोट लगी थी और खून लगातार बह रहा था। रागिनी चीखते हुए उसके पास पहुंची। मामा जी, जतिन ने घबराकर कहा। मामी जी, इनके सिर पर तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। महेश बेहोश पड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे। जतिन उसके करीब झुका। उसे लगा शायद महेश कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। उसने ध्यान से सुना और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। महेश बहुत धीमी आवाज में सिर्फ एक ही बात बुदबुदा रहा था, लाठी वाली औरत। जतिन पीछे हट गया। रागिनी ने डरते हुए पूछा, क्या हुआ? लेकिन जतिन ने कुछ नहीं बताया। सावित्री ने जल्दी से महेश के सिर पर कपड़ा बांधा और बोली, हाँ जतिन, रागिनी, तुम्हारे पापा को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। वह महेश को संभालते हुए बोली, तुम दोनों घर के बाहर पूजा करके स्वस्तिक बना देना। जतिन ने घबराकर पूछा, लेकिन मामी, आप अकेले कैसे जाएंगी? सावित्री ने उसकी तरफ देखा। मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रही हूं। फिर उसने दोनों के कंधे पर हाथ रखा। तुम लोग बस एक काम करना, पूजा सूरज पूरी तरह डूबने से पहले कर देना। वह कुछ पल रुकी, फिर बेहद गंभीर आवाज में बोली, और याद रखना, स्वस्तिक अधूरा नहीं रहना चाहिए। जतिन और रागिनी ने एक दूसरे की तरफ देखा।
सावित्री महेश को लेकर घर से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद हुआ। कुछ सेकंड तक दोनों भाई बहन चुप खड़े रहे। फिर रागिनी ने धीरे से पूछा, जतिन, अगर यह सब सिर्फ अंधविश्वास है? जतिन ने उसकी तरफ देखा। रागिनी ने डरते हुए दरवाजे की ओर इशारा किया। बाहर अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था और उसी अंधेरे में कहीं दूर से फिर वही आवाज आई, ठक। दोनों चुप हो गए। फिर ठक ठक। जतिन ने धीरे से पूजा की थाली उठाई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वह अचानक वहीं जम गया, क्योंकि दरवाजे के बाहर गीली मिट्टी पर किसी बूढ़ी औरत के पैरों के निशान बने हुए थे और उन पैरों के निशान सीधे उनके घर के दरवाजे तक आकर खत्म हो रहे थे। सावित्री ने घर से निकलने से पहले बच्चों को आखिरी बार समझाया, सुनो, पूजा करने के बाद सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर लेना। उसने कुछ पल रुककर उनकी तरफ देखा, फिर गंभीर आवाज में बोली, और चाहे कुछ भी हो जाए, रात में घर से बाहर मत निकलना। रागिनी ने पूछा, मम्मी, आप कब तक वापस आओगी? सावित्री ने महेश को संभालते हुए कहा, मैं तुम्हारे पापा के साथ हॉस्पिटल जा रही हूं। अगर सब ठीक रहा तो कल सुबह ही लौटूंगी। इतना कहकर सावित्री महेश को लेकर अस्पताल के लिए निकल गई। घर में अब सिर्फ बच्चे रह गए थे। अमावस की रात तेजी से गहराती जा रही थी। रागिनी पूजा की थाली उठाने के लिए अंदर गई। थाली में दीपक, सिंदूर, चावल और बाकी पूजा की सामग्री रखी थी, लेकिन जैसे ही उसने थाली उठाई, छन, थाली हल्की सी हिली और उसमें रखा कपूर नीचे फर्श पर गिर गया। रागिनी ने नीचे देखा। कपूर का टुकड़ा फर्श पर पड़ा था। उसने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी बाहर से जतिन की आवाज आई, रागिनी, जल्दी आओ, अंधेरा हो रहा है। रागिनी ने कपूर उठाने का विचार छोड़ दिया। वह थाली लेकर बाहर आ गई। जतिन, रागिनी, वरुण और सोनाली चारों घर के बाहर पूजा करने के लिए खड़े थे। चारों ने मिलकर पूजा शुरू की। दीपक जलाया गया, सिंदूर चढ़ाया गया, चावल रखे गए, मंत्र पढ़े गए और आखिर में दरवाजे के बाहर स्वस्तिक बनाने की तैयारी हुई। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि पूजा की थाली में कपूर था ही नहीं। रागिनी को भी याद नहीं रहा कि कपूर नीचे गिर गया था। पूजा पूरी हो गई, स्वस्तिक भी बना दिया गया। चारों ने राहत की सांस ली। जतिन ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, चलो अब जल्दी अंदर चलते हैं। लेकिन जैसे ही वे मुड़ने लगे, सोनाली की नजर जमीन पर पड़ी। वह अचानक रुक गई। भैया, जतिन ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या हुआ? सोनाली ने कांपते हुए स्वस्तिक की तरफ इशारा किया। स्वस्तिक के ठीक बीच में एक छोटी सी काली दरार दिखाई दे रही थी। रागिनी ने कहा, शायद मिट्टी की वजह से हुआ होगा। लेकिन तभी हवा का एक तेज झोंका आया। दीपक की लौ बुरी तरह कांपी और उसी पल स्वस्तिक के बीच से काला धुआं निकलने लगा। चारों की आंखें डर से फैल गईं। जतिन धीरे से पीछे हटते हुए बोला, ये क्या हो रहा है? कोई जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि उसी वक्त घर के पीछे से एक आवाज आई, थक, फिर थक थक। रागिनी ने डरकर जतिन का हाथ पकड़ लिया। जतिन ने धीरे से कहा, सब अंदर चलो। चारों तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी पूजा में हुई एक छोटी सी गलती आज रात उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली थी, क्योंकि कपूर के बिना की गई वह पूजा अधूरी थी। पूजा की वह छोटी सी गलती चारों के ध्यान से पूरी तरह उतर चुकी थी। पूजा खत्म होते ही उन्होंने घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे अंदर से अच्छी तरह बंद कर दिए। वरुण ने हैरानी से पूछा, तुम लोगों ने इतनी जल्दी घर बंद क्यों कर दिया? फिर उसने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, कम से कम एक खिड़की तो खोल दो, बहुत घुटन हो रही है। जतिन ने तुरंत मना कर दिया, नहीं दीदी, मां ने बताया ना, आज की रात गांव में कितना खतरा रहता है। उसने धीमी आवाज में कहा, हमारे गांव में लोग उस डायन से इतना डरते हैं, जरूर कोई वजह होगी। बाकी लोगों ने भी ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। घर के अंदर सभी एक साथ बैठ गए। डर का माहौल थोड़ा कम करने के लिए उन्होंने टीवी चलाया और मूवी देखने लगे। कुछ देर तक सब सामान्य रहा। फिर अचानक सावित्री का फोन आया। रागिनी ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से सावित्री की आवाज आई, महेश की तबीयत अब ठीक है,
डॉक्टर ने कहा है ज्यादा चिंता की बात नहीं है। यह सुनकर सबने राहत की सांस ली। रात करीब 11:30 तक सभी एक ही कमरे में सो गए। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। टिक टिक टिक। धीरे धीरे सब गहरी नींद में चले गए। बाहर पूरा गांव अंधेरे में डूब चुका था। न कोई इंसान बाहर था, न कोई जानवर भटक रहा था। लेकिन अमावस की उस रात में कुछ ऐसा था जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। घड़ी की सुई धीरे धीरे आगे बढ़ी। 11:59। 1 मिनट बाद 12 बजे कमरे में अचानक सोनाली की आंखें खुल गईं। उसने अंधेरे में इधर उधर देखा। सब लोग सो रहे थे। फिर उसके कानों में एक आवाज पड़ी, डक। सोनाली ने आंखें बंद कर लीं। शायद उसे लगा कि यह कोई सपना है। फिर वही आवाज आई, ढक ढक। सोनाली धीरे धीरे उठकर बैठ गई। उसकी सांसें तेज होने लगीं। उसने अंधेरे में जतिन की तरफ देखा। वह अभी भी सो रहा था। फिर आवाज तीसरी बार आई, ढक ढक ढक। इस बार सोनाली को यकीन हो गया। आवाज घर के अंदर से नहीं, बाहर से आ रही थी। उसने कांपते हुए अपना मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर समय था 12 बजे। सोनाली की नजर धीरे धीरे कमरे के दरवाजे पर गई और तभी दरवाजे के बाहर से एक बूढ़ी औरत की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, कपूर क्यों नहीं चढ़ाया? सोनाली के हाथ से मोबाइल छूटते छूटते बचा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि घर के बाहर खड़ी वह आवाज जानती थी कि उनकी पूजा में क्या कमी रह गई थी। सोनाली की नींद अचानक खुल गई। कमरे में चारों तरफ घना अंधेरा था। कुछ पल तक वह चुपचाप लेटी रही। तभी थक थक, कमरे के बाहर से वही लाठी की आवाज सुनाई दी। सोनाली उठकर बैठ गई। उसने डरते हुए दरवाजे की तरफ देखा। ये कैसी आवाज है? कुछ सेकंड तक वह आवाज नहीं आई। सोनाली ने खुद को समझाया, शायद मेरा वहम है। वह वापस लेट गई। लेकिन कुछ देर बाद उसे तेज प्यास लगने लगी। उसने पास रखी पानी की बोतल उठाई और हिलाकर देखी, खाली। सोनाली ने मजबूरी में कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया। वह धीरे धीरे उठी, दरवाजा खोला और दबे कदमों से किचन की तरफ जाने लगी। पूरा घर अंधेरे में डूबा था। सिर्फ खिड़की से आती हल्की चांदनी कमरे की दीवारों पर पड़ रही थी। हालांकि आज अमावस थी, फिर भी सोनाली को समझ नहीं आया कि इतनी हल्की रोशनी कहां से आ रही थी। वह किचन तक पहुंची और पानी का गिलास भरने लगी। तभी उसके पीछे से थक। सोनाली का हाथ रुक गया। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। पीछे कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली। लेकिन तभी थक थक। इस बार लाठी की आवाज बिल्कुल उसके पीछे से आई। सोनाली के हाथ कांपने लगे। वह धीरे से पलटने ही वाली थी कि उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, बहुत प्यास लगी है। सोनाली की सांस रुक गई। फिर वही आवाज, इस बार और भी धीमी और बेहद डरावनी, मुझे भी पानी पिला दो। धीमी ही। सोनाली के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। छन्न, गिलास जमीन पर टूट गया। उसने डर कर पीछे हटना चाहा, लेकिन तभी उसकी नजर किचन के फर्श पर पड़ी। टूटे हुए गिलास के पास 2 गीले पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे और वे निशान धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। झप, एक कदम, झप, दूसरा कदम। लेकिन सबसे डरावनी बात, उन पैरों के निशान के साथ किसी के पैर दिखाई नहीं दे रहे थे। सोनाली की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कांपते हुए पीछे देखा। अंधेरे में एक बूढ़ी औरत की परछाई खड़ी थी, हाथ में वही पुरानी लाठी और चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छिपा हुआ। फिर वह परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी। ठक, लाठी जमीन पर पड़ी और उसके बाद एक फुसफुसाहट आई, पानी तो पिला दे। सोनाली ने चीखने के लिए मुंह खोला, लेकिन आवाज निकलने से पहले ही किचन का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सोनाली के हाथ से पानी का गिलास छूटकर नीचे जा गिरा। छन्नन, गिलास के टूटने की आवाज पूरे किचन में गूंज गई। सोनाली ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा और उसी पल उसकी सांस जैसे रुक गई। उसके सामने एक बेहद बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने काली साड़ी पहन रखी थी। उसका चेहरा गहरी झुर्रियों से भरा हुआ था। बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे और उसके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी थी। वह औरत बिना पलक झपकाए सोनाली को देख रही थी। फिर उसने धीरे से लाठी उठाई और जमीन पर मारी। थक, फिर दूसरी बार, थक, और तीसरी बार, थक।
हर बार लाठी की आवाज के साथ सोनाली का डर बढ़ता जा रहा था। अचानक उस बूढ़ी औरत का सिर हल्का सा ऊपर उठा और देखते ही देखते उसकी दोनों आंखें पूरी तरह ऊपर की तरफ पलट गईं। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखों की सफेदी गायब हो गई और उनकी जगह दिखाई देने लगी पूरी तरह काली आंखें। सोनाली का शरीर डर से कांपने लगा। उसने चीखने की कोशिश की, बचाओ, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। वह अपने हाथ से दरवाजे की तरफ इशारा करने लगी। बूढ़ी औरत के चेहरे पर धीरे धीरे एक भयानक मुस्कान फैल गई। उसने लाठी जमीन पर टिकाई और बेहद धीमी आवाज में कहा, कितनी भी कोशिश कर लो। वह एक कदम आगे बढ़ी। धक, अब कोई तुम्हें। दूसरा कदम। धक, उसकी काली आंखें सीधे सोनाली की आंखों में टिक गईं। फिर उसने फुसफुसाकर कहा, मुझसे नहीं बचा पाएगा। सोनाली की आंखों से आंसू बहने लगे। वह पीछे हटती गई, लेकिन उसकी पीठ दीवार से जा लगी। डायन अब उसके बिल्कुल सामने थी। उसने अपना चेहरा सोनाली के चेहरे के करीब लाकर कहा, बहुत सालों से इस गांव में। उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। मैंने किसी को अपना शिकार नहीं बनाया। कुछ पल की खामोशी, फिर उसके होंठों पर एक खौफनाक मुस्कान आई। लेकिन आज उसने लाठी उठाई। मेरी बारी है। धक, लाठी जमीन पर पड़ते ही पूरा घर जोर से कांप उठा। कमरे में सो रहे जतिन और रागिनी की नींद अचानक खुल गई। जतिन घबराकर उठ बैठा। ये आवाज कहां से आई? रागिनी ने डरते हुए पूछा। सोनाली कहां है? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी किचन की तरफ से बहुत धीमी आवाज आई, भैया। जतिन तुरंत बिस्तर से उतर गया, लेकिन जैसे ही उसने किचन की तरफ कदम बढ़ाया, उसके सामने फर्श पर एक एक करके